हाँ, यह अवश्य है कि यदि इन विधेयकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का लिखित प्रावधान होता तो और भी बेहतर होता। इसके अलावा सरकार को मंडी समितियों को भी संरक्षण प्रदान करना होगा। उसे एक झटके में खत्म करना पहले से मौजूद बेरोजगारी की समस्या में और अधिक वृद्धि करेगा। उससे बड़ी संख्या में जुड़े लोगों के भरण पोषण एवं रोजगार का उत्तरदायित्व भी सरकार का ही बनता है। राहुल गांधी, कांग्रेस व तमाम विपक्षी पार्टियां जिस तरह से कृषि विधेयक का विरोध कर रही है, ये सही नहीं है। अगर ये सभी लोग किसान का हित चाहते हैं तो इस विधेयक को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार का सहयोग करना चाहिए। कृषि एवं किसानों के हितों से जुड़े विधेयकों के पारित होने के पश्चात उसके पक्ष और विपक्ष में तमाम दलीलें दी जा रही है, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। सरकार जहां ऐसे नई क्रांति एवं नई आजादी की संज्ञा दे रही है तो कुछ विपक्षी दल इसे काला कानून तक बता रहे हैं। ऐसे में इन दावों एवं आरोपों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। यहाँ की 70% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। आत्मनिर्भर भारत का पथ कृषि की उपेक्षा करके प्रशस्त नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसानों की आय को 2022 तक दुगनी करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार उसी वचनबद्धता की दिशा में वर्तमान कृषि विधेयकों को एक सधा हुआ ठोस सुधारात्मक कदम बता रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों ने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपनी ओर से कोई कोर कसर बाकी रखी है। हम उस दौर से बहुत आगे निकल आए हैं जब हमारा देश दोयम दर्जे के अमेरिकन गेहूं पर खाद्यान्न के लिए निर्भर रहा करता था। आज हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां व्यवस्था के अनुकूल एवं सहयोगी रहने पर हमारे किसान अपने परिश्रम एवं पुरुषार्थ से बंजर भूमि में भी सोना उगा सकते हैं। परंतु विडंबना यह है कि किसानों के हितों को लेकर तमाम पार्टियां विगत 7 दशकों से राजनीति करती आई है। उनकी राजनीति तो चमकी पर किसानों की किस्मत नहीं चमकी। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 70 के दशक से आज तक सेवा क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों की आय में जहां औसतन 100 से 150% की वृद्धि हुई है, वहीं किसानों द्वारा उत्पादित प्रमुख फसलों के मूल्यों में मात्र 19% की वृद्धि हुई है। किसानों की किस्मत चमकाने के लिए सस्ती एवं लोकप्रिय राजनीति से ऊपर उठकर ठोस सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। चली आ रही व्यवस्था के सभी छिद्रों को हर हाल में बंद करना होगा। आड़तियों, बिचौलियों और मंडी समिति पर वर्षों से काबिज नेताओं के भंवर जाल से किसानों को मुक्त कराना होगा। दुर्भाग्य से ऐसे हर प्रयास से पूर्व में मचा हल्ला हंगामा सुधार की हर प्रक्रिया पर विराम लगा देता है। अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर जो संतोषी किसान परिस्थितियों एवं प्राकृतिक प्रतिकूलताओं को सहज ही झेलना जानता है, वह राजनीति की बिसात पर मोहरा बनकर हर बार पिट जाता है। उनके नाम पर राजनीति करने वाले तमाम राजनेताओं ने अपनी कई पीढ़ियों का भविष्य भले ही सुरक्षित कर लिया हो, पर किसानों का भविष्य हर क्षण संकट में रहता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन विधेयकों के पारित हो जाने के बाद किसानों की आर्थिक दशा में कैसा और कितना बदलाव आता है, या स्थितियां ज्यों की त्यों बनी रहती है। प्रायः नीतियों के निर्धारण से अधिक महत्वपूर्ण उनका क्रियान्वयन होता है और सरकार की चुस्ती फुर्ती सदैव मायने रखती है। स्वस्थ लोकतंत्र में संवाद और सहमति का प्रयास सतत जारी रहना चाहिए। आलोचनाओं एवं असहमतियों को नीतियों एवं निर्णयों में स्थान मिलना चाहिए। अतः एक और सरकार को उदारता का परिचय देते हुए इन विधेयकों का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों, नेताओं एवं किसानों को भरोसे में लेकर ताजा विवाद, भ्रम एवं आशंकाओं को निश्चित दूर करना चाहिए। तो दूसरी ओर कृषि विधेयक के विरोध में खड़ी तमाम विपक्षी पार्टियों को देश को यह समझाना चाहिए कि यह विधेयक किसानों के हित में नहीं है, तो पूर्व में वे क्यों इसका समर्थन कर रहे थे? क्यों हुड्डा समिति ने ऐसी ही सिफारिशों की संतुष्टि की थी? क्यों कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम एपीएमसी को खत्म करने की घोषणा की थी? क्यों उसने तब
कहा था कि वह कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री को हर प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त करेगी। क्यों इसी वर्ष जून में अध्यादेश के रूप में इस विधेयक को लाए जाने पर शिरोमणि अकाली दल ने इसका समर्थन किया था। रातों रात ऐसा क्या हुआ कि इसके विरोध में हरसिमरत कौर बादल को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा? क्या महज कुछ लाख आड़तियों, बिचौलियों, कमीशन खोरों के हितों के लिए करोड़ों किसानों के हितों को दांव पर लगाया जाना उचित होगा? क्या यह सत्य नहीं है कि मंडी समितियों पर इनके वर्चस्व के कारण ही किसान औने पौने दाम पर अपना उत्पाद बेचने को मजबूर होते हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि नए विधेयक के पश्चात किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध होगा, यहां तक कि वे अपना उत्पाद अंतर्राज्यीय बाजारों में भी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे? क्या इसमें भी कोई दो राय होगी कि उसे अपना उत्पाद सर्वश्रेष्ठ कीमत पर जहां उसकी मर्जी हो वहां बेचने की छूट मिलेगी या मिलनी चाहिए? किसे नहीं मालूम कि अलग अलग शहरों में स्थित मंडी समितियों के कुछ 50-100 एजेंट मिलकर किसानों के उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण करते आए हैं और बेचारा किसान उन्हें उनके द्वारा निर्धारित मूल्यों पर अपनी पैदावार बेचने को विवश एवं अभिशापित होता रहा है। अभी तक मंडी में फसल बेचने पर किसानों को 8.5% मंडी शुल्क लगता था, पर व्यापारियों को सीधे फसल बेचने की स्थिति में किसान यह कर देने के लिए बाध्य नहीं होगा। इतना ही नहीं, इन विधेयकों के पारित हो जाने के पश्चात अब खाद्य उत्पाद विक्रय एवं वितरण से जुड़ी तमाम कंपनियां सीधे गांव एवं खेतों से उत्पाद का क्रय कर सकेगी और इससे परिवहन पर लगने वाला किसानों का अतिरिक्त धन एवं समय बचेगा। वे उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के अतिरिक्त दबाव से मुक्त रहेंगे, बल्कि नई व्यवस्था में बाजार उन तक पहुंचेगा। इसके अलावा इन विधेयकों से जैविक कृषि को भी बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि अब कृषक अपने जैविक कृषि उत्पादों का यथोचित मूल्य निर्धारण कर सकने की स्थिति में होंगे। यह कानून किसानों को इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की भी अनुमति देता है। यह भी स्वागत योग्य कदम है कि इन विधेयकों के अंतर्गत किसान एवं क्रेता के बीच पूर्व अनुबंध पर आधारित कृषि को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। मसलन किसान अपने खेत को एक निश्चित अवधि तक किराए पर देने पर स्वतंत्र है। इससे लागत और मुनाफे के बीच एक बेहतर अनुपातिक संतुलन कायम किया जा सकता है। आज किसानों को कई बार लागत से भी कम दरों पर अपना उत्पाद बेचने को बाध्य होना पड़ता है। यह प्रशंसनीय है कि इन विधेयकों में किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति, तकनीकी सहायता, फसल बीमा, ऋण सुविधा आदि उपलब्ध कराने जाने के प्रावधान भी डाले गए हैं। इन विधेयकों से कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की संभावना को भी बल मिलेगा। जो किसान पूंजी के अभाव में समय पर अपनी बुआई जुताई भी नहीं कर पाते थे, उन्हें शायद वह पूंजी अब उपलब्ध कराए जाने वाले भागीदार मिल जाएंगे। ये विधेयक किसानों को स्वतंत्र हितधारकों के रूप में अपना हानि लाभ तय करने का अधिकार प्रदान करते हैं। यह निश्चित ही एक स्वागत योग्य कदम है। यह सुखद है कि कृषि मंत्री एवं प्रधानमंत्री ने बार बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा बनाए रखने की घोषणा की है। यह कोरा आश्वासन इसलिए नहीं लगता क्योंकि विगत 6 वर्षों से इस सरकार ने एमएसपी में लगातार वृद्धि की है। सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले अनुदानों में भी अब तक कोई कटौती नहीं की है, इसलिए सरकार पर संदेह करने का कोई ठोस कारण दिखाई नहीं देता है। हाँ, यह अवश्य है कि यदि इन विधेयकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का लिखित प्रावधान होता तो और भी बेहतर होता। इसके अलावा सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए कुल उत्पादन लागत में कृषि भूमि का किराया भी जोड़ना चाहिए। अभी तक सरकार उत्पादन लागत में केवल बीज, खाद, सिंचाई और परिवार के श्रम के मूल्य को जोड़कर उसमें अपनी ओर से 50% की अतिरिक्त धनराशि मिलाकर समर्थन मूल्य तय करती आई है। कुल मिलाकर घोषणा के स्तर पर यह विधेयक निस्संदेह आश्वस्तकारी है। उम्मीद है कि धरातल पर भी ये परिणामदायी साबित होंगे। सरकार को हर हाल में छोटे छोटे किसानों का हित सुनिश्चित करना होगा। उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए उनके समीपवर्ती कस्बों, शहरों में भी सुगम सुलभ विकल्प उपलब्ध कराने होंगे और सहूलियतें प्रदान करनी होगी। इसके अलावा सरकार को मंडी समितियों को भी संरक्षण प्रदान करना होगा। उसे एक झटके में खत्म करना पहले से मौजूद बेरोजगारी की समस्या में और अधिक वृद्धि करेगा। उससे बड़ी संख्या में जुड़े लोगों के भरण पोषण एवं रोजगार का उत्तरदायित्व भी सरकार का ही बनता है। कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार समय की मांग है। इसके बिना कृषि और कृषकों की दशा उन्नत नहीं बनाई जा सकती। कृषकों की भागीदारी एवं आय को बढ़ाए बिना सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को कभी हासिल
किया ही नहीं जा सकता। किसान आत्मनिर्भर होंगे तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अंत में अराजकता का व्याकरण गढ़ने रचने में माहिर राजनेताओं ने जिस प्रकार सदन के उच्च सदन की मर्यादा भंग की है, उन्होंने उपसभापति के साथ जैसा व्यवहार किया है, उसे लोकतांत्रिक एवं संसदीय परंपरा में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग नई व्यवस्था के नाम पर राजनीति में आए थे, उन लोगों ने ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जिसे नष्ट भ्रष्ट करने में कोई कोर कसर बाकी रखी। जब व्यवस्था के रक्षक ही सड़कों के चुटभइयों या दबंगों की तरह व्यवहार करते हुए कैमरे एवं देश के सामने निर्लज्ज आचरण पेश करने लगे, तो इनके अनुयायियों से क्या और कैसी उम्मीद की जा सकती है। इनके इस अपराध के लिए हर दंड छोटा और कम है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए, और भी कोई राय हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।